कितना अच्छा लग रहा है ना, आज़ादी से शॉपिंग करते हुए। अगर घर में बताते कि मॉल आ रहे हैं, तो वो चंगेज़ खान की औलाद किसी न किसी को हमारे साथ चिपका ही देता। वो सुकून से कहती हुई अपने लिए हल्के कलर की शर्ट देखने लगी। मेरे भाई के बारे में ना ज़रा ज़बान संभाल कर बात किया करो। वो जो भी करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं। उसकी बराबर में आफरीन ने दांत पीसते हुए कहा तो वो फौरन आफरीन को तीखी नजरों से घूरने लगी। हाँ तो तुम्हारे भाई है ना, तुम्हारी फिक्र करें, मेरी क्यों करते हैं? वो मुंह बनाते शीशे की तरफ अपने ऊपर कमीज लगाकर देखने लगी, मगर जैसे ही पीछे शीशे में खड़े हुए इंसान को देखा, एकदम तेजी से वहीं पर कमीज से अपना मुंह छुपा लिया। ओ परवाले, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतना बुरा इत्तेफाक! होठों पर जबान फिरते उसने कदम दूसरी तरफ बढ़ाए। मैंने तो चादर भी नहीं ली हुई है। ये तो मुझे यहीं पर इबरत का निशाना बनाते सूली पर चढ़ा देंगे। हर खुशी के मौके पर ये मौत का फरिश्ता बनकर सर पर क्यों आकर खड़े हो जाते हैं? और ये गर्ल्स आउटलेट में क्या कर रहे हैं? बुरी तरह से सर झटक कर वो ट्रायल रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे आफरीन का ख्याल आया, अगर वो पकड़ी जाती तब भी उसी को डांट पड़ती। वो वापस पीछे आई तो आफरीन कपड़े देखने में बिजी थी। चलो मेरे साथ, पागल लड़की। महक ने अचानक उसके हाथ को खींचा। आफरीन के हाथ से कमीज जमीन पर गिरी। क्या पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? कपड़े तो लेने दो। कपड़े की जगह कफन लेने की नौबत आ जाएगी। चुप करो, मैं गुस्से से बोली और ट्रायल रूम के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। ये लोग के अंदर सो गए हैं? अब वो आफरीन का हाथ छोड़कर दोनों हाथों से दरवाजा बजाने लगी थी। हम यहाँ की जगह बाहर चलते हैं ना? आफरीन ने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हारा भाई दरवाजे के पास ही खड़ा है और साथ में उसके गार्ड्स भी हैं। महक ने परेशान होते हुए कहा, जबकि आफरीन की सांस तो कंधे पर रखे जाने वाले हाथ से ही थम गई थी। वो इस हाथ को पहचानती थी। बड़ी मुश्किल से उसने नजरें उठाकर अपने बराबर में खड़े इंसान को देखा। अफ़ान खानज़दा गुस्से से उसे घूर रहा था। आफरीन ने कुछ कहना चाहा, मगर उसने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करने का इशारा कर दिया और सीने पर हाथ बांधे। आफरीन को पीछे कर महक के पीछे खड़ा हो गया। महक के लंबे बाल हवा से लहराकर कमर पर झूल रहे थे। पजामा उसने घुटनों से थोड़ा नीचे तक पहन रखा था। उसकी टांगें थोड़ी साफ दिखाई दे रही थीं। चादर तो दूर की बात है, उसने दुपट्टे तक को ठीक से नहीं ओढ़ रखा था। अचानक ट्रायल रूम का दरवाज़ा खुलते हुए एक लड़की बाहर निकली थी और महक ने बिना सोचे समझे पीछे खड़े अफ़ान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर खींच लिया था। अफ़ान भी उसके मुड़ने से पहले पीछे हुआ था। ट्रायल रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए महक ने गहरी सांस भरी थी, जबकि बाहर आफरीन कांपते हुए दोनों हाथ चेहरे पर फेरने लगी थी। ओ परवाले, आज बचा ले, आगे से कभी भी महक की बात नहीं मानूंगी। वो अंदर दिल में ही बोल रही थी। बच गए यार। पता नहीं, तुम्हारा भाई शायद अगले जन्म में कोई जिन था। हर जगह हमारे पीछे आ जाता है। मेरा तो दिल करता है तुम्हारे भाई की गर्दन पकड़कर ऐसा घुमाऊं। बात बढ़ाते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर जैसे ही पलटी थी, आंखें पूरी तरह फैल गई थीं। इससे पहले मुंह से जोरदार चीख निकलती, अफ़ान आगे बढ़कर अपना हाथ महक के मुंह पर रख चुका था। महक की हालत पल भर में मरने जैसी हो गई थी। भाई, मैं महक नहीं हूँ, मैं तो दूसरी लड़की हूँ। महक डरकर अपने माथे से पसीना साफ करने लगी थी। अफ़ान ने उसे घूर कर देखा था। उसकी टांगें हल्की हल्की काँप रही थीं। अफ़ान को रहम नहीं आया था, क्योंकि हर बार उसकी हालत ऐसी ही होती थी, मगर वो बहुत ज़्यादा ढीठ थी, बहुत ढीठ। महक, सही कह रही हो तुम। महक तो कहीं से भी नहीं लग रही हो। उसके बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से से बोला तो उसने फौरन गले से दुपट्टा उतारकर स्कार्फ की तरह लपेट लिया। फिर अफ़ान की नज़रें अपने पैरों पर देखकर शर्मिंदगी से अपना पजामा पैरों तक किया। भाई प्लीज़, इस तरह मत देखिए, मेरी रूह निकल कर चली जाएगी नहीं तो, महक घबराते हुए बोली थी। महक को साइड में करते हुए अफ़ान ने ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोला
और बाहर निकल गया। महक उसके पीछे ही बाहर निकली। ये देखकर वहां पर खड़ी बाकी लड़कियां और सेल्स गर्ल्स कानों में बात करने लगी। महक शर्म से अफान के ही पीछे चलने लगी और आफरीन भी साथ में ही थी। ऊपर वाला ही देखेगा तुम्हें तो महक, तुम शैतान का दूसरा रूप हो, मेरी जिंदगी की परेशानियों की जड़। आफरीन दांत पीसते हुए बोली थी। मैं नहीं, तुम्हारा भाई शैतान है, और तुम तो मुझसे बकवास ही मत करो। महक भी एकदम गुस्से से बोली कि जब भी उनके आगे चलता अफान भी एकदम से रुका। तुम दोनों की खुसर पुसर दोबारा शुरू ना हो जाए। जब अफान ने सख्ती से कहा तो गुलाम की तरह दोनों ने अपनी नजरें झुका ली। तुम गार्ड के साथ आओ, मेरे साथ ये दोनों हैं। पार्किंग एरिया में आते ही अफान ने अपने मैनेजर से कहा था, तो मैनेजर गार्ड के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने पर आफरीन और महक दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गईं और अफान पैसेंजर सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही। अफान के माथे पर बल थे, खुसर फुसर करने की अब उसमें हिम खुसर पुसर करने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। बस एक दूसरे को घूरे जा रही थी। गाड़ी हवेली की जगह अफान खान के ऑफिस के बाहर रुकी थी। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? महक ने ऑफिस की बिल्डिंग देखकर आफरीन से कहा। घर पर तो मम्मी होती हैं जो हमें बचा लेती हैं, अब यहाँ पर हमें कौन बचाएगा? गाड़ी से उतरने के लिए क्या इनविटेशन कार्ड दूं? अफान ने ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए पलटकर देखा था तो वो दोनों अब तक गाड़ी में बैठी खिड़की से झांक रही थीं। अफान के गार्ड फौरन गाड़ी से निकलकर अफान के पीछे चलने लगे। ऑफिस की बिल्डिंग बहुत ही शानदार थी। वो जिस रास्ते से निकलते ऑफिस के लोग खड़े हो जाते और अफान को सलाम करते। अफान आगे बढ़ रहा था जब उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। ऑफिस में काम करने वाले लड़के की नज़रें उसके पीछे थीं। अफान के कदम रुके। उसने फौरन पलटकर पीछे देखा तो आफरीन ने दुपट्टे से मुंह छुपाए हुए था, मगर महक ने नहीं। अफान के घूरने पर फौरन महक ने भी अपना मुंह दुपट्टे से ढक लिया था। ये इस जमाने में क्यों पैदा हो गया? जान का अजाब। महक गुस्से से बोलती हुई आईब्रो खींच गई थी। ऑफिस के अंदर आते ही फौरन अफान ने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और चेयर पर बैठ एक टांग दूसरी टांग पर जमाते हुए तेजी से हिलाने लगा। शर्ट के कफ खोलकर आस्तीन फोल्ड की। क्या करूं? बेहोश होने का नाटक करूं क्या? आफरीन परेशान होते हुए बड़बड़ाई। किसके साथ मॉल गई थी? अफान की तरफ से पहला सवाल आया था। अकेले आफरीन ने लबों पर जबान फेरते हुए कहा, वेरी गुड। किसकी परमिशन से गई थी? सीने पर हाथ बांधे अगला सवाल पूछा। परमिशन तो महक ने ली थी। आफरीन ने बात को महक के ऊपर डालते हुए कहा। महक का नाम लेते ही खुद ब खुद अफान के लहजे में सख्ती उतर आई थी। मम्मी से। अफान ने फौरन दूसरा सवाल किया। मम्मी से मॉल जाने की परमिशन ली थी? महक ने ना में सर हिलाया। लाइब्रेरी में जाने की ली थी। तुम लोगों पर अपना टाइम बर्बाद करना बेकार है। तुम लोग यहीं ऑफिस में बैठो, मैं बाद में देखता हूँ तुम्हारा करना क्या है। जब तक मेरी मीटिंग्स खत्म नहीं हो जाती, ना तो तुम दोनों बैठोगी, ना और ही कुछ खा पी सकती हो। इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम दोनों की टांगें तोड़ दूं, ताकि अगली बार अकेले बाहर न निकलो और ये फैशन के नाम पर जो बेहूदगी हो रही है, ये भी नहीं हो। ये कहते हुए अफान ने महक के पैरों की तरफ देखा तो महक ने अपना चेहरा छुपा लिया। ऑफिस के इंटरकॉम करने पर सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर आया। अफान को मीटिंग्स का शेड्यूल बताने लगा। कोने पर आफरीन और महक किसी भूत की तरह खड़ी हो गई। तुम यहीं पर रहो, इनके ऊपर नज़र रखो, ना ये बैठ सकती हैं ना कुछ खा पी सकती हैं, अफान ने सेक्रेटरी से कहा और ऑफिस से बाहर निकल गया। सेक्रेटरी वही सोफे पर बैठकर अपने काम में बिजी हो गया। हमारी भी कोई इज्जत है? अब तुम्हारा भाई अपने ऑफिस के वर्कर्स के सामने भी हमारी बेइज्जती करेगा। महक का बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ गुजरती, पर आफरीन के घूरने पर वो चुप हो गई। अब मुझसे और खड़ा होया नहीं जा रहा। आफरीन, अब मैं बैठ रही हूँ और ये ऑफिस का वर्कर है, इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मुझे कुछ कहे। बस इतना कहकर वो सोफे पर बैठने ही लगी थी जब पलटकर सेक्रेटरी ने उसे देखा था और वो तेजी से खड़ी हुई थी। आफरीन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। वो जानती थी कि उसके सेक्रेटरी का कोई डर नहीं था,
मगर अफ़ान खान ज़दा से उसकी पटाखा कज़िन डरती थी। 1 घंटे की मीटिंग के बाद अफ़ान खान ऑफिस में वापस आया था। एक कप ब्लैक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लाओ, अपने सेक्रेटरी से कहकर वो अपनी जगह चेयर पर बैठा था, जब नज़र झुककर आफरीन और महक पर पड़ी थी। आगे आओ तुम दोनों, अफ़ान ने गुस्से से कहा, तो वो दोनों फौरन आगे आईं। मैं जानता हूँ ये अकेले बाहर बदमाश लड़कियों की तरह घूमने का प्लान महक का था, पर आफरीन तुम्हारे क्यों ऊपर निकल रहे हैं? वो तो है ही नालायक, तुम क्यों इसके साथ रहकर हो रही हो? अफ़ान ने आफरीन से कहा, तो महक के माथे पर बल पड़ा। अपनी बहनें तो सबको ही शरीफ लगती हैं। महक की बड़बड़ाहट आफरीन के कानों तक गई थी। क्या कहा तुमने? अफ़ान ने गुस्से से पूछा। उसको महक के बड़बड़ाने वाली आदत से सख्त नफरत थी। कुछ नहीं भाई, आगे से नहीं होगी ये गलती, महक ने कहा। अफ़ान ने उसे घूरा। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी बहन से दूर रहो। मैं नहीं चाहता मेरी बहन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे रंग में रंग जाए, अफ़ान ने बहुत सख्ती से कहा था, मगर महक के ऊपर इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ था। लेक्चर हो गया हो तो बैठ जाएं, टांगे दुख रही हैं, ये महक ने कहा था। ज़रूरत नहीं है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, ड्राइवर से बोल दिया है मैंने, तुम दोनों को घर छोड़ देगा। नाउ गेट लॉस, अफ़ान के कहते ही दोनों ऑफिस से निकल गई थी। उफ यार, आज भी पकड़े गए। पता नहीं क्यों अफ़ान भाई हर जगह आ जाते हैं। महक अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी, जब उसकी दोस्त ने ज़ोरदार हंसी। छोड़ो अपने भाई को, कभी मेरे साथ बाहर चलने का प्लान बनाओ, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि आज़ादी किसे कहते हैं। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। महक की फ्रेंड के ये कहने पर महक का मुंह बिगड़ा था। तुम जानती हो मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, और बिना इजाज़त के मैं आफरीन के साथ हिम्मत कर कर तो चली जाती हूँ, मगर अकेले नहीं आ सकती, महक ने साफ इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई थी। तुम टेंशन मत लो, एक बार मेरी शादी फैजान से हो जाए, उसने कहा है वो मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, अपनी फ्रेंड से कहकर उसने दूर से आते फैजान को मुस्कुराकर देखा था। फैजान उसकी फुप्पो का बेटा था और फुप्पो का घर उसके 2 घर छोड़कर ही था, तो दोनों का ही घर आना जाना था। दोनों की बचपन की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई थी पता ही नहीं चला था। ये बात फैजान ने अपनी माँ को बता दी थी, मगर अभी तक बड़ों में इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ था। वो जो फैजान के इंतजार में खड़ी थी, उसको दादा के कमरे में जाता देख मुंह बनाकर अंदर चली गई थी। अफ़ान, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपने कमरे में लैपटॉप पर था कि जब ही शबीना बेगम कमरे में आई थी, तो अफ़ान ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए एक तरफ को रखा था। जी आइए बैठिए, सरदारी की पगड़ी तुम्हारे सर पर रख दी गई है, और बिजनेस भी तुम अपनी मर्जी से बढ़ा चुके हो, और जितना सोचा था उससे ज़्यादा कामयाब भी हो चुके हो। तो अफ़ान ने उनकी इस बात पर उनका हाथ थामते हुए कहा था, जी आपको जो भी बात कहनी है साफ कहें। अफ़ान के कहने पर शबीना बेगम ने गहरी सांस ली। मैं आफरीन की शादी करना चाहती हूँ, उनकी बात को समझते हुए अफ़ान ने हाँ में सर हिलाया था। बहुत अच्छी बात है, शुरू करिए आप, अफ़ान ने खुश होते हुए कहा था। तुम्हारी नासमझी को देखते हुए हमने कम उम्र में तुम्हारी मंगनी नहीं करी थी अफ़ान, मगर अब तुम 28 साल के हो चुके हो, तो मुझे आफरीन से पहले तुम्हारी शादी करनी है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? शबीना बेगम ने पूछा। जी, मैं समझ रहा हूँ। अफ़ान की बात पर उन्होंने गहरी सांस भरी। तुम्हें अपने लिए कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना मैंने 2-3 लड़कियां नज़र में रखी हैं, शबीना बेगम ने खुशी से कहा था। आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए मम्मी, मेरी नज़र में एक लड़की है और मैं अपना फैसला पक्का करना चाहता हूँ। ठीक है, मगर 1 हफ्ते का मतलब 1 हफ्ता ही होता है अफ़ान, वरना मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। शबीना बेगम के कहने पर अफ़ान ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। वो प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती हुई कमरे से निकल गई थी, जबकि अफ़ान बैकग्राउंड से टेक लगा गया था। जब भी अफ़ान को वो याद आया, जब महक बिना चादर के टखनों से ऊपर पजामा किए हुए घूम रही थी। ये बात अफ़ान को बहुत बुरी लगी थी। अफ़ान फौरन खड़ा हुआ था, फिर उसने बालकनी में आते हुए गहरी सांस ली थी। वो किसी को पसंद नहीं करता था, मगर उसकी नज़रों को महक भाती थी। मैं कुछ ही साल छोटी थी अफ़ान से, और वो हर काम वो करती थी जिससे अफ़ान को चिढ़ होती थी, मगर वो फिर भी अफ़ान को अच्छी लगती थी, और अफ़ान
इसी वजह से गुस्से से झुंझलाकर अपना गुस्सा महक पर निकाल दिया करता था। अगर मैं महक से शादी कर लूँ तो उसके दिमाग में पहला और आखिरी ख्याल ही महक का आया था। और फिर वो अपने इस सवाल पर खुद ही मुस्कुराने लगा था। मगर उसकी हरकतें वो मेरा बहुत मूड खराब करती है। मगर होठ एक बार फिर मुस्कुराए। लेकिन अगर सिर्फ मुझे चीज़ करेगी तो और अच्छी लगेगी। और रही पर्दे की बात, तो हर लड़की की शादी के बाद उसका फैशन सिर्फ उसके हस्बैंड तक रह जाता है। अगर वो मेरे सामने मॉडर्न ड्रेसिंग करती है तो मुझे कोई इशू नहीं है। उसने जैसे खुद को समझाया था और खुद को समझाते हुए वो वापस कमरे में आ गया था। मगर और अपने फैसले पर गौर करने का इरादा रखता था। अगले दिन अफ़ान ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, जबकि गाड़ी महक की यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ी। महक के डिपार्टमेंट में गाड़ी रोकते हुए गाड़ी से बाहर निकला था। गोरे होने की वजह से धूप में वो लाल सा हो रहा था और ब्राउन कलर के लगे सन ग्लासेस उसकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा रहे थे। कुछ देर बाद उसे महक डिपार्टमेंट से बाहर निकलती हुई नजर आई। सर पर चादर ना होने के बराबर थी और चेहरे पर कुछ आवारा बालों की लटें बिखरी हुई थी। उसका हुस्न ऐसा था कि हाथ लगाओ तो मैला। महक के साथ चलती हुई लड़की को देखकर अफ़ान के माथे पर बल आ गए थे। वो लड़की मॉडर्न जीन्स और टाइट हाफ शर्ट में थी। उस लड़की का जिस्म साफ चमक रहा था। बहुत हैंडसम और हॉट बंदा खड़ा है सामने। रुको, एक और ट्राई मार के आती हूँ। महक के साथ चलती हुई लड़की ये कहकर आगे बढ़ी थी। महक की नज़र अफ़ान पर पड़ी तो सांस हलक में अटक गई थी। अपने सर की चादर को ठीक करते हुए उसने अपनी फ्रेंड को रोकने की कोशिश की ताकि उसको बता सके कि वो उसका बड़ा कजिन है। पर देर हो चुकी थी। वो लड़की अफ़ान के पास पहुंच चुकी थी। हेलो कहते हुए उसने अफ़ान की तरफ हाथ बढ़ाया था, जबकि महक अपना चेहरा छुपाने लगी थी। दिल किया जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। सो अफ़ान ने पूछा। उसे इस तरह की लड़कियों से सख्त नफरत थी। तो अफ़ान ने महक की तरफ इशारा किया। तो महक की फ्रेंड ने कहा, वो उसको छोड़ दो, वो उस टाइप की लड़की नहीं है। वो बहुत ही बोर आंटी टाइप की लड़की है। जबकि महक गाड़ी की तरफ आकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई थी। महक की फ्रेंड ने हैरत से उसे देखा, जबकि अफ़ान ने गुस्से से उसे घूरा था। ओह, आप महक के कजिन हैं, आई गेस। अफ़ान खानज़दा। तो अफ़ान ने बिना जवाब दिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कौन थी ये लड़की? अफ़ान ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा। इतनी सी देर में उसका गुस्सा आसमान से छूने लगा था। क्लास फेलो है भाई, और फ्रेंड भी। महक के कहने पर अफ़ान के माथे पर बल और गहरे हुए थे। इसलिए तो तुम्हारी हरकतें बिगड़ती जा रही हैं। बदतमीज़ हो रही हो तुम। तुम्हारी सोहबत ही खराब है। महक, इतने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा अगर इंसान को अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है तो। अफ़ान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए एक नज़र महक को देखा था। आज उसका लहजा पहले के मुताबिक काफ़ी नरम था। वो ऐसी नहीं है भाई, बहुत शरीफ लड़की है। आप सिर्फ, वो बोल रही थी कि अफ़ान ने उसकी बात काटी थी। तो तुम अब उससे दोस्ती नहीं रखोगी महक, और ना ही उसके साथ क्लास में बैठोगी। मैं तुम्हारे प्रोफेसर से मीटिंग करूंगा कि वो तुम्हें उस लड़की से दूर रखें। अफ़ान के कहने पर महक उससे देखने लगी। वो कौन होता था उसको इस तरह से उसकी फ्रेंड से दूर रखने वाला? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं किससे दोस्ती रखूं और किससे नहीं। वो चिल्लाई थी। शट अप। तुम उस लड़की से दोस्ती नहीं रखोगी बस। और उस लड़की से क्या, तुम्हें यूनिवर्सिटी की किसी भी लड़की से दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने चाहती हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। अफ़ान ने उसे डांटा तो वो होठ मींचते हुए अपने आंसू कंट्रोल करने लगी। उसकी खामोशी पर अफ़ान ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए एक नज़र उसे देखा था। आइसक्रीम खाओगी? अफ़ान ने नरमी से पूछा था। नहीं। महक ने ना में सर हिलाते हुए चेहरा मोड़ लिया। लंच करें तुम्हारा पसंदीदा होटल में? अफ़ान ने फिर नरमी से पूछा था। नहीं। महक के इस बार मना करने पर अफ़ान ने अपने होठ मींच गया था। इस वक्त उसे ज़्यादा मनाना यानी उसको सही कहने के मुताबिक था। वो घर आते ही गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ भागी थी। अपने कमरे में जाते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। अपने बेड पर गिरते ही तकिए में मुंह छुपाते हुए कई आंसू उसकी आंखों से गिरे थे। मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक कहती है। मेरे घर वाले पढ़े लिखे होने के बाद भी बिल्कुल जाहिल जैसा बिहेव करते हैं। उनका बस नहीं चलता कि मेरी सांसों पर भी रोक लगा दें। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूं।
मैं बालिग हूँ, कोई कौन होता है मुझ पर पाबंदी लगाने वाला। वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। न जाने मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अफान भाई ने मेरी नाक काट दी। जहर लगते हैं वो मुझे। पता नहीं उनकी वाइफ का क्या हाल होगा। कैसे बर्दाश्त करेगी वो उनकी ये हरकतें। ये कहते हुए वो फिर से तकिए में मुंह छुपा गई थी। अफान से उसका सामना हुए 2 दिन गुजर गए थे। 2 दिन से वो मुतमईन थी। आज भी आज भी वो अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ने में बिजी थी, जब आफरीन खुशी से चहकती हुई महक के कमरे में आई। तुम्हें पता है महक, फुप्पो आ रही हैं और सुना है फैजान का रिश्ता लेकर आ रही हैं। आफरीन ने खुशी से कहा तो महक का दिल तेजी से धड़क उठा। होठों पर शर्म लिए चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, महक ने नजर चुराते हुए कहा। महक, तुम्हें अंदाजा है कि फुप्पो किसका रिश्ता ला रही हैं? आफरीन ने गुमसुम अंदाज में पूछा। नहीं आफरीन, मुझे कैसे पता होगा? महक की ये बात सुनकर आफरीन उसे तैयार होने का कहकर कमरे से निकल गई। महक ने खड़े होकर कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी फ्रेंड को कॉल करी। थोड़ी देर में कॉल उठा ली गई। हेलो फुप्पो, फैजान के लिए मेरा रिश्ता लेकर आ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ यार, काश इस वक्त तुम मेरे पास होती। वो खुशी से गोल गोल आंखें घुमाते हुए बोली थी। उफ, तुम पागल हो महक, अपनी बर्बादी की खुशी मना रही हो। शादी के बाद पता चल जाएगा बेटा, जिंदगी घर में उलझकर रह जाती है। इससे बेहतर था तुम यूनिवर्सिटी को छोड़कर चूल्हा चौका देखती। उसकी फ्रेंड ने ये कहकर कॉल काट दिया था, जबकि महक हैरत से अपने फ़ोन को देखने लगी थी। फिर उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने लिए अच्छे से कपड़े निकालने लगी। वो खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। मम्मी, फुप्पो क्यों आ रही हैं? अपनी माँ को किचन में दावत की तैयारी करते हुए देखा तो आफरीन ने हैरानी से पूछा था। ये कैसा सवाल है आफरीन, क्यों आ रही हैं? तुम्हारे दादा ने बुलाया है उनको, कोई बहुत ज़रूरी बात करने आ रही हैं। शबीना बेगम ने सलाद काटते हुए कहा तो आफरीन ने हांडी में चम्मच घुमाया। मम्मी, मैं तैयार हो जाती हूँ, इतना कहकर पलटने लगी थी कि जब शबीना बेगम के बुलाने पर रुकी। किस खुशी में तैयार हो रही हो? ऐसे ही मम्मी, दिल कर रहा है, मुस्कुराकर कहती हुई वो किचन से बाहर निकल गई थी। शबीना बेगम के होठ मुस्कुराने लगे। दादा ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही हैं। आफरीन फैजान को पसंद करती थी और वो दादा से ही पूछना भूल गई थी कि वो किस लड़की का रिश्ता लेकर आ रही हैं। बस सुबह से दावत की तैयारियों में डट चुकी थी। भाभी, आप अकेले ही शुरू हो गई, हम साथ मिलकर काम कर लेते हैं। वो शबीना बेगम की देवरानी और महक की माँ थी। मरियम, यहाँ का काम मैं देख लूँगी, बस तुम बाहर की साफ सफाई और सेटिंग देख लो। शबीना बेगम ने मरियम बेगम से कहा। क्या बात है शबीना भाभी, वो थोड़ी पहली बार आ रही हैं, जितना इंतज़ाम हो रहा है? मरियम बेगम ने नासमझी से पूछा था। इस बार वो खास मकसद के लिए आ रही हैं। मरियम, आफरीन के लिए रिश्ते के लिए आ रही हैं, शबीना बेगम ने खुशी से बोली तो मरियम बेगम मुस्कुराती हुई किचन से बाहर निकल गई। वो काम वाली से लॉन्च और ड्राइंग रूम का सेटअप करने का कहकर महक के कमरे की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो जब से यूनिवर्सिटी से आई थी कमरे में ही बंद थी। ये इतनी तैयारी किस खुशी में? मरियम बेगम ने कमरे में आते ही महक से पूछा था। फुप्पो आ रही है ना, इसलिए तैयार हो रही हूँ, महक ने खुशी से बालों को बनाते हुए कहा। तो फुप्पो तो पहले भी आती थी, आज इतनी तैयारी की कोई खास वजह? आफरीन के रिश्ते के लिए आ रही है महक, तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं, मरियम बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो महक के चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो गई। आपको ये किसने कहा कि फुप्पो आफरीन के रिश्ते के लिए आ रही हैं? महक ने मरियम बेगम के सामने आकर पूछा। अभी शबीना भाभी ने बताया है। जब मरियम बेगम ने बताया तो महक उनका हाथ थामते हुए बेड पर बैठ गई। मम्मी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, शबीना ताई को कोई गलतफहमी हुई है। फुप्पो आफरीन के रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि मेरे और फैजान के रिश्ते के लिए आ रही हैं, महक ने उन्हें बताया तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो महक? मरियम बेगम के माथे पर अचानक बल पड़े थे। उफ मम्मी, वो मेरे ही रिश्ते के लिए आ रही हैं। फैजान मुझे पसंद करता है और मैं भी फैजान को पसंद करती हूँ। बस प्लीज़ आप इस रिश्ते के लिए मना मत करिएगा। सोचने का वक्त मत लेना, और अगर आपने सोचने का वक्त लिया ना तो मुझे पूरा यकीन है कि ताई कोई ना कोई बखेड़ा कर देंगी। अगर उन्होंने ये सोच लिया है कि वो आफरीन के लिए रिश्ता लेकर आ रही हैं, तो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी कि फुप्पो मेरा रिश्ता मांगे। इसलिए आप प्लीज़ पापा जी से बात कर लीजिए, प्लीज़ मम्मी प्लीज़।
महक अपनी मम्मी का हाथ थामे उनसे जिद कर रही थी, जबकि वो मुंह खोलकर बस उसे देखे जा रही थी। तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम और फैजान एक दूसरे को पसंद करते हो? मरियम बेगम हैरानी से महक को देख रही थी। अभी कुछ गलत नहीं किया हमने, ना ही हमने कभी एक दूसरे से कोई गलत बात की है। बस हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने बस मुझसे ये कहा था कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजना चाहता है, और मैंने भी हाँ कर दी थी। अब प्लीज़ ना मम्मी, वैसे भी आपको शादी तो करनी ही है ना? आप खाला से भी तो बोल रही थी ना। अब जब फैज़ान मेरे लिए रिश्ता ला रहा है, तो आप प्लीज़ मना मत करना। महक के कहने पर मरियम बेगम ने एक गहरी सांस ली, महक के चेहरे पर हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। उनका दिल तो बैठे ही जा रहा था। शबीना बेगम सुबह से तैयारियों में लगी हुई थीं, ये सोच सोचकर कि जब उनकी नंद आफरीन को छोड़कर महक का रिश्ता मांगेंगी तो सबका क्या हाल होगा। तुम कहाँ जा रहे हो अफ़ान? अफ़ान को बाहर निकलता हुआ देखकर शबीना बेगम फौरन उसके पीछे आईं। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। उनकी नंद भी बस घर पर पहुंचने ही वाली थी। ज़रूरी काम से जा रहा हूँ मम्मी, अफ़ान ने फ़ोन देखते हुए बिजी अंदाज में कहा। ऐसे कैसे? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, भाई का होना ज़रूरी होता है बहन के रिश्ते के वक्त। जब उन्होंने अफ़ान से कहा तो अफ़ान उनके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया। मम्मी, रिश्ता घर से ही तो आ रहा है। फैजान देखा बाला तो है कि मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं घर। आप परेशान मत होइए। ये कहकर उनका माथा चूमता वो बाहर निकल गया था। शबीना बेगम भी किचन में चली गई थी। राबिया बेगम आई तो सब उनसे पहले से ज़्यादा अच्छे से मिले। आफरीन गुलाबी फ्रॉक में खूबसूरती से तैयार होकर नीचे आई थी। मरियम बेगम ने बलाई ली थी। ये देखकर शबीना बेगम का दिल खुशी से फूल गया था, जबकि मरियम बेगम का दिल थोड़ा बैठा जा रहा था। उन्होंने अपने माथे पर आया अनदेखा पसीना साफ किया था। महक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सो रही होगी। उसको घर से काम से कोई लेना देना नहीं है। बस यूनिवर्सिटी जाती है, यूनिवर्सिटी से आकर सो जाती है, खाती है, फिर सो जाती है। शबीना बेगम ने हंसते हुए उसकी एक बुराई गिनवाई थी। मरियम बेगम को जहाँ ये बात बुरी लगी थी, वहाँ उनकी नंद राबिया बेगम भी खामोश हो गई थी। अभी कुछ पल ही गुजरे थे कि जो महक सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई थी। लाल कलर की फ्रॉक पहने, बाल कमर पर खुले छोड़े थे, आंखों में काजल लगाए, होठों पर हल्की सी लाली। इतनी सी तैयार होने पर भी वो गजब ढा रही थी। मरियम, रिश्ता आफरीन का आया है, तो महक इस तरह क्यों तैयार हुई है? शबीना बेगम ने नासमझी से मरियम बेगम से पूछा था। आफरीन उसकी कजिन है, वो अपनी बहन की खुशी में खुश होगी, और सबको सबकी खुशी में खुश होना चाहिए। मरियम बेगम ने ये बात कहकर बात टाल दी, जबकि शबीना बेगम उनकी बात को ना समझते हुए मुस्कुराने लगी थी। हाँ, बात तो ठीक है। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ मरियम, उन्होंने हल्की आवाज़ में मरियम से कहा। मरियम बेगम बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई थी। इतनी देर में दादाजी भी आ गए थे, और पापा भी, और ताया भी। इधर उधर की बातें शुरू हुई। उसके बाद खाने की टेबल लगाई गई। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। राबिया बेगम की नज़रें बार बार महक के ऊपर जाकर उठ रही थीं। महक नज़रें झुकाए खाना खा रही थी। फुप्पो, आप ये कबाब ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। चाइनीज़ कबाब हैं ये। आफरीन ने मुस्कुराकर राबिया बेगम की तरफ प्लेट बढ़ाई तो उन्होंने भी मुस्कुराकर प्लेट ले ली। कबाब प्लेट में निकालते ही उन्होंने अपना गला खनखारा। मैं यहाँ पर एक खास मकसद के लिए आई थी, और मैं वो मकसद बाबा जी को बता चुकी हूँ, मगर आप सबको बताना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पर फैज़ान के रिश्ते के लिए आई थी। उन्होंने रिश्ते की बात की तो आफरीन का चेहरा शर्म से लाल होने लगा, जबकि महक का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। हाँ राबिया, बेझिझक होकर बोले। उनके बड़े भाई ने उनसे कहा था, जो कि आफरीन के पापा थे। मैं अपने बेटे फैज़ान के लिए महक का हाथ मांगना चाहती हूँ। मुझे महक शुरू से ही फैज़ान के लिए पसंद है, मगर मैंने कभी अपनी राय का इजहार नहीं किया था, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे। मगर अब मुझे लगता है कि उनकी शादी कर देनी चाहिए। राबिया बेगम के कहने पर शबीना बेगम को ठसका लगा था। मरियम बेगम उनकी पीठ थपथपाने लगी। सब लोग उन्हीं को देख रहे थे। सॉरी, खाने में ज़्यादा मिर्ची थी शायद। ये कहते हुए शबीना बेगम टेबल से उठी थी, जबकि आफरीन के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसके लिए भी यहाँ पर बैठना मुश्किल हो रहा था। मैं मम्मी को देखकर आती हूँ। ये कहते हुए वो फौरन खड़ी हुई थी और कमरे से बाहर निकल गई थी। राबिया बेगम को ये सब कुछ अजीब लगा था, जबकि मरियम बेगम सब कुछ समझ रही थी।
महक की नज़रें ऊपर उठने से इनकारी थीं। मुझे लगता है शबीना भाभी को मेरी बात पसंद नहीं आई। राबिया बेगम ने दिल छोटा करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है राबिया, मैं शबीना को पहले ही बता चुका था कि तुम आ रही हो, उसको कोई एतराज़ नहीं था। दादाजी ने कहा, हाँ मगर मरियम से और सलमान से पूछ लो, बेटी तो इनकी है, सबके राजी होने के बाद भी इनकी राजी होना बहुत ज़रूरी है। दादाजी ने ये कहा तो महक अपना मुंह साफ करती हुई मुस्कुराकर अपनी फुप्पो को शर्माकर देखने लगी थी। मरियम बेगम भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो सलमान साहब को पहले ही बता चुकी थी। फैजान जितना अच्छा समझदार और उलझा हुआ लड़का था, मरियम बेगम और उनके हस्बैंड को क्या ही एतराज़ हो सकता था। सलमान और मरियम बेगम ने बिना वक्त मांगे वहीं टेबल पर बैठे बैठे ही हाँ कर दी थी। आफरीन रोते हुए अपने कमरे में गई थी। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी शबीना बेगम दरवाज़ा खोलती हुई आफरीन के कमरे में गई थी। मम्मी प्लीज़ इस टाइम यहाँ से चली जाइए, मुझे इस टाइम पर कोई बात नहीं करनी है। परेशान क्यों होती हो आफरीन, मैं बात करूँगी ना तुम्हारे पापा से। तुम देखना, महक का रिश्ता फैज़ान से नहीं होगा, बल्कि फैज़ान का रिश्ता तुमसे ही होगा। अगर तुमसे नहीं हुआ, महक से भी नहीं होगा। शबीना बेगम ने सख्ती से कहा था। अच्छा, जैसे आप कहेंगी और घर वाले भी महक के रिश्ते से इनकार कर देंगे। आपने देखा नहीं था वो कितनी खुशी से उसे देख रही थी और महक जानबूझकर ऐसे तैयार होकर आई थी, कितना शर्मा रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है उसे इस बात की पहले से ही खबर थी। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैज़ान और महक एक दूसरे को पसंद करते हों। आफरीन उठकर बैठते हुए चौंक कर बोली थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, फैज़ान की शादी तुमसे ही होगी। मैं बात करूँगी राबिया से, उसे तो बस अपनी एक भतीजी ही चाहिए, वो चाहे आफरीन हो या महक, क्या फ़र्क पड़ता है। शबीना बेगम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार किया था। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा तो बहुत दिल बैठा जा रहा है। आप जानती हैं ना मैं फैज़ान को कितना पसंद करती हूँ। मैंने आज तक उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। आफरीन ने नम अंदाज में कहा और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी, जबकि शबीना बेगम का दिमाग गुस्से से घूम रहा था। वो फैसला कर चुकी थी कि दादाजी से बात करेंगी। अगर फैज़ान की शादी आफरीन से नहीं होती तो वो महक से भी नहीं होने देंगी। वो अपनी बेटी का हक किसी को भी नहीं लेने देंगी। आप बाबा जी से बात करिए। नसीम, आप बड़े हैं, पहला हक आपका है, पहला हक भी आपकी बेटी का है। राबिया ऐसे कैसे महक का रिश्ता मांग सकती है। शबीना बेगम नसीम साहब से कहते हुए अपने कमरे में बिल्ली की तरह उधर उधर चक्कर काट रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी बेटी जबरदस्ती थोपोगी, उसकी मर्जी, जिसको चाहे बहू बनाए। तुम्हें गलतफहमी हुई थी, अब दूर हो गई, बात खत्म। नसीम साहब ने बात को खत्म किया था, जबकि शबीना बेगम का गुस्सा और तेज हो गया था। मेरी बेटी हर तरीके से महक से बेहतर है। शर्मो लिहाज में महक को देखा है, आपने पढ़े लिखे होने के बाद भी उसमें शराफत वाला कोई गुण नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप जाकर अब्बा जी से बात करिए। अगर आफरीन की शादी फैज़ान से नहीं होगी तो महक की भी नहीं होगी। अपोजिट करते हुए कहने लगी। नसीम साहब ने उन्हें गुस्से से देखा और कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो कमरे में गए तो शबीना बेगम फौरन उनके पीछे गईं। आपसे क्या कहा उन्होंने? शबीना बेगम खुश होकर पूछने लगी। शबीना बेगम, गलतफहमी आपको हुई थी। अब्बा ने आपसे नहीं कहा था कि राबिया आफरीन का रिश्ता ला रही हैं। ये सब तुमने खुद सोचा है। राबिया का इरादा बहुत पहले से ही महक का रिश्ता लाने का था, क्योंकि फैज़ान महक को पसंद करता है। ये रिश्ता राबिया की मर्जी से ज़्यादा फैज़ान की पसंद से हो रहा है, इसलिए बेकार की बहस मत करो। आफरीन के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, मैं खुद देख लूँगा अपनी बेटी का रिश्ता। और पहली बात, किसी चीज़ में बुराई निकालने की या ताना बाना देने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह रंग में भंग डालने वाली आदत तुम्हारी ये बहुत बुरी है। नसीम साहब ने गुस्से से कहा था। शबीना बेगम नम आंखों से कमरे से बाहर चली गई थी। बाहर ही मिठाई के टोकरे रखे थे। उनका दिल बुरी तरह से जल रहा था जब उन्होंने महक को फ़ोन कान पर लगाए बाहर जाते हुए देखा था। इस जैसी तेज लड़की को भी खूब आता है लड़कों को अपने पीछे नचाना। एक मेरी मासूम बेटी है जो अपनी मोहब्बत अपने दिल में ही दबाकर रह गई। शबीना बेगम गुस्से से सोच रही थी कि तभी अफ़ान की गाड़ी घर में आई थी। वो गाड़ी से बाहर निकला ही था जब उसकी नज़र लॉन में गोल गोल घूमती हुई महक पर पड़ी थी। वह अपनी बाहें हवा में फैलाए गोल गोल घूम रही थी। इस टाइम पर लॉन में अंधेरा था, मगर अफ़ान को महक साफ घूमती हुई चमक रही थी। वो धीरे धीरे महक के पास गया था और दिल के हाथों मजबूर होते हुए महक की कलाई पकड़ी थी।
महक, जो गोल गोल घूमने में बिजी थी, वो हड़बड़ाकर रुकी थी। अफ़ान को देखते ही उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल के लिए फीकी पड़ गई थी। अफ़ान भी एकदम से पीछे हुआ था। ये अपने वजूद को गिराना उसके बस में नहीं था। उसने अपना गला खनखनाते अपने माथे पर एक बल डाला था। इतनी रात को लॉन में क्या कर रही हो तुम? अफ़ान ने कमर पर हाथ बांधते हुए पूछा था। कमरे में गर्मी लग रही थी, इसलिए बाहर आ गई थी। महक ने हल्की आवाज में कहा। क्यों, तुम्हारे कमरे का ऐसी काम नहीं कर रहा है क्या? अफ़ान ने हैरान होते हुए पूछा। मुझे फ्रेश हवा चाहिए थी, मैं वापस अंदर जा रही हूँ। अब ये कहते ही महक अंदर भागने लगी थी जब अफ़ान खान ज़दा ने उसकी कलाई को फिर पकड़ा था और इस बार वो जोर से खींचने की वजह से अफ़ान के करीब हुई थी। अफ़ान भाई, घबराहट में उसके मुंह से निकला था। तुम बाहर बैठ सकती हो, मगर यहाँ पर मर्द नौकर भी काम करते हैं। वो छुपकर तुम्हें देख सकते हैं, इसलिए ध्यान रखा करो। इसमें तुम्हारी इज्जत खराब हो सकती है। इसलिए महक, वही लड़की अच्छी होती है जिसके अंदर शर्म हो, जिसका दिमाग इधर उधर ध्यान देने पर हाजिर रहता हो। अफ़ान खानज़दा ने नरमी से कहते हुए उसकी कलाई छोड़ी थी और उसके चेहरे पर आते हुए बालों को कान के पीछे किया था। महक का दिल जोर से धड़का था। वो आंखें फैलाए अफ़ान खानज़दा को देख रही थी, जबकि अफ़ान मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला गया था। आज वो फैसला कर कर लौटा था कि आज वो महक के बारे में अपनी मम्मी को बता देगा। अफ़ान ने सोच लिया था कि महक के अंदर ऐसी कोई खराबी नहीं है जिससे उसे रिजेक्ट किया जाता। थोड़ी अक्ल की और तमीज़ की ही कमी थी जो अफ़ान खानज़दा अपनी मोहब्बत से उसे सिखा देता। खुद को क्या समझते हैं, ये हर जगह पर आ जाते हैं। ए ऊपर वाले, बस जल्दी से रुखसती हो जाए, फिर इससे पीछा छूटे। काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं इनकी अकल ठिकाने लगा सकती। ए ऊपर वाले, इनको ऐसी वाइफ मिले ना कि जो हर चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। उनकी नाक हर चीज़ में आड़ी रहती है, ये नाक ही कट जाए। महक खुद से कहती हुई लॉन के झूले में बैठ गई थी। अफ़ान घर के अंदर गया तो शबीना बेगम मिठाई के डब्बे समेट रही थी और गुस्से से बड़बड़ा रही थी। अफ़ान आगे बढ़ा था। मुबारक हो मम्मी, लगता है रिश्ता पक्का हो गया है। अफ़ान ने खुशी से कहा। गुलाब जामुन अपने मुंह में रखा। हाँ, रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन आफरीन और फैज़ान का नहीं, बल्कि महक और फैज़ान का हुआ है, उन्होंने गुस्से से कहा था, जबकि अफ़ान को एकदम से फंदा लगा था। शबीना बेगम उसकी कमर थपथपाने लगी थी। तुम ठीक तो हो ना? शबीना बेगम ने अफ़ान से पूछा तो अफ़ान हैरानी से आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा। मेरा भी ऐसे ही हाल हुआ था अफ़ान। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी फुप्पो आफरीन का नहीं बल्कि महक का रिश्ता लेकर आई हैं, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। घर के अंदर रहकर उस लड़की ने क्या गुल खिलाए हैं। दोनों के बीच आशिकी चल रही थी। शबीना बेगम गुस्से से जहर उगल रही थी, जबकि अफ़ान हैरान और परेशान रहकर अपनी माँ को देखता रहा था और फिर अचानक पलटता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने ज़ोर से कमरे के दरवाजे को लात मारी थी। गुस्से से अपना माथा मसलने लगा था। महक और फैज़ान, ये लफ्ज़ उसके मुंह से निकले थे। उसके दिल में बहुत देर तक चुभन हुई थी। काफ़ी देर तक बैठा वो ज़मीन को देखता रहा था, फिर गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। वो महक को सिर्फ पसंद करता था, लेकिन उसकी पसंद हद की इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसे अब एहसास हो रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, शायद किस्मत में यही लिखा हुआ था। ये सोचते हुए वो महक का ख्याल अपने दिमाग से निकालने लगा था। अगले दिन ही शबीना बेगम अपनी नंद राबिया के घर गई थी और उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाते हुए राबिया बेगम से कहा था कि इन्होंने उनकी बेटी आफरीन को नज़रअंदाज कर कर महक को ज़्यादा अहमियत दी है, जिस पर राबिया बेगम ने उनसे माफ़ी मांगी थी और उनको ये बताया था कि फैज़ान महक को बचपन से पसंद करता है और उसकी पसंद वो बहुत पहले से जानती हैं। अगर फैज़ान महक को ना पसंद करता होता तो वह आफरीन को ही अपने घर की बहू बनाती, लेकिन अब वो फैज़ान को मना नहीं कर सकती। ये सुनकर शबीना बेगम अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई थी। कुछ ही देर बाद आफरीन भी शबीना बेगम के कमरे में आई थी। मम्मी, आप गई थी ना फुप्पो के पास, तो क्या कहा फुप्पो ने? आफरीन ने बेचैन होते हुए पूछा था। कुछ नहीं, मना कर दिया उन्होंने। राबिया कहती है फैज़ान मोहब्बत करता है महक से, इसलिए वो बेबस है, कुछ नहीं कर सकती। कितनी चालबाजी से फंसाया है उस लड़की ने फैज़ान को, वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी।
महक की कोई गलती नहीं है मम्मी, उसे थोड़ी पता था कि फैज़ान महक को पसंद करता है। मगर मम्मी, मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया है, अगर आप चाहें तो। ये कहते-कहते आफ़रीन ने बात अधूरी छोड़ दी थी। शबीना बेगम ने उसको नासमझी से देखा था। मम्मी, आप अफ़ान भाई की शादी करना चाहती हैं और सब लोग आपकी बात ज़्यादा अफ़ान भाई की बात को अहमियत देते हैं। अगर आप अफ़ान भाई के लिए महक का रिश्ता मांग ले तो मैं जानती हूँ फैज़ान से ज़्यादा अफ़ान भाई को ही अहमियत दी जाएगी। चाचा चाची तो वैसे भी अफ़ान भाई को अपना बेटा ही मानते हैं, वो भी कुछ नहीं कहेंगे। आफ़रीन की बात सुनकर शबीना बेगम कुछ देर के लिए सुन सी रह गई थी। तो तुम चाहती हो इस खराब मिजाज लड़की को मैं अपने घर की बहू बना लूं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फैज़ान से शादी हो जाए और मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। शबीना बेगम ने गुस्से से कहा था। वो बुरी नहीं है मम्मी, बस उसकी सोहबत बुरी है। मगर शादी के बाद जिससे उसकी दोस्ती है उन बिगड़ी लड़कियों से उसकी दोस्ती छूट जाएगी। आप मेरा यकीन करिए, वो दिल की बहुत अच्छी और बहुत साफ है। आफरीन ने अपनी माँ को समझाना चाहा, जो काफ़ी हद तक समझ भी गई थी। पहले मैं अफ़ान से बात करूँगी, वो किसी और लड़की को पसंद करता है, वो क्या कहता है, उसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला करूँगी। शबीना बेगम की बात सुनकर आफरीन खामोश हो गई थी। शाम को अफ़ान के ऑफिस से घर आते ही शबीना बेगम उसके लिए चाय लेकर गई थी, जैसे पहले से ही उसके इंतज़ार में हो। अफ़ान, तुमने क्या सोचा रिश्ते के लिए? जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो कौन है, कहाँ पर रहती है? मुझे बता दो ताकि मैं उसके घर पर रिश्ता लेकर जा सकूं। शबीना बेगम उससे सवाल जवाब कर रही थी। अफ़ान खानज़ादा ने गहरी सांस भरी। मम्मी, मेरे पास कोई लड़की नहीं है और जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसकी कहीं और मंगनी हो चुकी है। आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर सकती हैं, बस ध्यान रखना कि लड़की बहुत तमीज़दार हो, उठने बैठने का उसे सलीका हो, पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा बोलने वाली, मुंह फाड़ न हो। अफ़ान के बताने पर शबीना बेगम के माथे पर पसीने उभर आए थे। वो तो महक से अफ़ान का रिश्ता करने का सोच रही थी और महक के अंदर तो वो एक भी चीज़ नहीं थी जो अफ़ान ने गिनवाई थी। अफ़ान बेटा, कोई भी लड़की शादी से पहले इतनी तमीज़दार और समझदार नहीं होती। शादी के बाद तुम उसको प्यार मोहब्बत से डील करोगे तो वो तुम्हारे रंग में ढल जाएगी। बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं तुम्हारे लिए अच्छी ही लड़की पसंद करूंगी जो इस घर के लिए भी अच्छी बहू साबित होगी। अफ़ान उनकी बात पर फीका सा मुस्कुराया था। हाँ, मोहब्बत से ढालना शायद आसान होता है। अगर मोहब्बत होती तो उसने महक को भी तो मोहब्बत से ही ढालने का सोचा था। ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर अफ़ान खानज़ादा ने अपनी बात खत्म की थी। शबीना बेगम का चेहरा खुशी से जगमगा उठा था। कमरे से निकलने ही लगी थी कि तभी कुछ सोचते हुए रुकी। अफ़ान, मुझे तुम्हारे कमरे की सफाई करवानी थी और तुमने सुबह ही मना किया था, इसलिए नहीं करवाई। शबीना बेगम ने कहा। मम्मी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अफ़ान ने थके हुए अंदाज में कहा था। नई नई सियासी गद्दी संभालने की थकान और फिर ऑफिस का काम, तुम जाकर आफरीन के कमरे में आराम कर लो। वो वैसे भी खाला की तरफ गई है, देर से ही आएगी। जब तक मैं तुम्हारे कमरे को सेट कर दूंगी। शबीना बेगम के कहने पर अफ़ान आफरीन के कमरे में चला गया था। शबीना बेगम काम वाली को बुलाकर अफ़ान के कमरे की सफाई करवाने लगी थी। अफ़ान आफरीन के कमरे में आते ही एसी ऑन कर कर कंप्रेटर लेते हुए बेड पर लेटा था। लाइट्स ऑफ कर दी थी। अभी आग लगे हुए एक पल ही गुजरा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला। ओहो आफरीन मैडम, यहाँ पर सो रही हैं। लगता है अभी तक रिजल्ट नहीं देखा इसने। मुझे नालायक होने के ताने दे रही थी ना। कितने हाई ग्रेड से मैंने सेमेस्टर पास किया है। खुशी से झूमते हुए वो कमर पर हाथ रखे हुए आफरीन के कंबल में घुस गई। पता नहीं क्यों कल से आफरीन अपने कमरे में बैठी थी, मगर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि शबीना बेगम को ही गलतफहमी नहीं हुई थी, बल्कि आफरीन को भी गलतफहमी हुई थी। उसे आफरीन के लिए फैज़ान की पसंद का अंदाज़ा नहीं था। आफरीन, उसने हल्के से पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराई और गहरी सांस ली, फिर आस्तीन ऊपर चढ़ाई और फिर भागते हुए जोर से आफरीन के ऊपर कूद गई। सोते हुए अफ़ान को लगा जैसे कोई भूकंप आ गया। उसने हड़बड़ाकर उठना चाहा, मगर अपने ऊपर वजन होने की वजह से वो हैरान रह गया। आफरीन, तुम इतनी ठोस ठोस क्यों लग रही हो? कंबल के नीचे आफरीन का ठोस वजूद समझकर वो बड़बड़ाई थी। उसकी बड़बड़ाहट अफ़ान ने पूरी तरह से सुनी थी। बेवकूफ़ लड़की, फौरन उठो मेरे ऊपर से। अफ़ान गुर्राया था। ओ ऊपर वाले आफरीन,
मुझे तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे खड़ूस भाई जैसी क्यों लग रही है? महक दोबारा बड़बड़ाई। आफरीन। खामोशी से महक ने दोबारा उसके ऊपर लेटे लेटे ही उसके चेहरे से कंबल हटाया था। आफरीन की जगह अफ़ान का चेहरा देखकर वो ज़ोर से चीख मारती हुई बेड से नीचे गिरी थी। आपको पहला पार्ट कैसा लगा? ये कहानी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मगर आप लोग रिस्पॉन्स करें तो इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा। और ये कहानी थोड़ी अलग है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।